देवभूमि की पहाड़ियों के बीच मचलती भागीरथी की धारा। अलकनंदा का प्रवाह जहां से बन जाती है गंगा, पहाड़ की दो पावन नदियों के संगम की भूमि देवप्रयाग। वो धाम जहां से पहाड़ की सियासत की गंगोत्री फूटती, वो जमीन जहां से उत्तराखंड की राजनीति के रंग की पहचान शुरू हुई। पहाड़ की पॉलिटिक्स में जहां पावन गंगा जल की तरह साफ झलक जाती है नेताओं की नीति और नियत की तस्वीर। उत्तराखंड की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर क्या हैं नेताओं के दावे और क्या है जमीनी हकीकत। कांग्रेस के दावे और बीजेपी के वादों के बीच न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है पहाड़ में देवप्रयाग की संगम स्थली से सियासी सच की पूरी तस्वीर, क्योंकि ये है दंगल गंगा किनारे वाला। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग में बनकर निकलती है माँ गंगा। माँ गंगा हिंदुस्तान की संस्कृति में उसके क्या मायने हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब चुनावी समर हो तब गंगा के किनारे बसे हुए शहर किस तरह सोचते हैं वही देखने के लिए हम एक यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। देवप्रयाग की देवभूमि में सबसे पहले हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस इलाके की दिक्कतें क्या हैं, यहाँ के नेताओं ने क्या क्या वायदे किए, उनमें से कितने वायदे पूरे हुए और अब इन्हें क्या उम्मीदें हैं। राजनेताओं के बारे में यहाँ लोग क्या सोचते हैं, ऐसी एक जगह जहाँ वो अपने रिक्रिएशन के लिए बैठे थे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका आइडिया क्या है, आखिर गंगा के किनारे के दंगल में वो अपने योद्धाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपके राजनेता हैं इन्होंने कितने वादे अभी तक किए और उसमें से कितने पूरे हुए। एक बात है साहब, हम तो ये बताएं जितने भी वायदे किए कोई पूरा नहीं हुआ। इतना बड़ा तीर्थ है और यहीं से गंगा, जो कहते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलके जो गंगा जाती है वो यहीं से बनती है, लेकिन क्या इसको इसका महत्व दिला पाए आपके राजनेता? नहीं, कोई नहीं दिला पाए। देखो जगह जगह देखो गंदगी पड़ी हुई है। ये बोलते हैं गंगा स्वच्छ बनाओ, कहाँ से बने जब यहीं से गंगा की हालत ये है तो आगे जाके क्या होगा। जो सबसे बड़ी समस्या है वो कौन सी आपको लगती है? कौन सी? अरे समस्या यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल हो गांव गया है, वहाँ जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कुछ व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ से फिर हमको श्रीनगर जाना पड़ता है या देहरादून। रात में अगर तबीयत खराब होती है तो वो कुछ नहीं है, रात में हो जाए तो कोई वो ही नहीं है। आपको लगता है आपके नेताओं ने वादे पूरे किए? नहीं, वादे कोई नहीं। वादे तो करते हैं, वो आते उस वोट मांगने के लिए आते हैं और बाद में सब दिखाई नहीं देते, नजरात हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। फिर नहीं दिखाई देते। देवप्रयाग के लोगों से बातचीत में पता चला कि इलाके के लोग गंगा सफाई के दावे और वायदे से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कुछ और लोगों की राय जानकर असली मुद्दे पता लगाने की कोशिश की। क्या है ये नेताओं की हकीकत, किस तरह इस गंगा के तट पर जहां माँ गंगा खुद अपने रूप में सृजित होती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद से, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इन वादों की हकीकत क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम राणा कोटिया। सबसे पहले मैं संबोधन करूंगा जय बद्री विशाल से। और आप लोगों ने यहाँ क्षेत्र की समस्या देखी होगी। सबसे पहले यहाँ शिक्षा से लेकर स्तर से चले जाइए। शिक्षा का स्तर आपने देखा होगा, गांव में चले जाइए, कहीं पे 6 टीचर और 1 बच्चा है, और कहीं पे जो स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल दूर दूर के, वहाँ पे 1 टीचर है और 50-50 बच्चे हैं। वो एक टीचर दिन में खाना भी खाएगा, वो कैसे मैनेज करेगा उन 50 बच्चों को, ये भगवान ही जाने, या हमारे जो इससे पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री जी, वो जाने, या शासन प्रशासन। मैंने पहाड़ के बारे में सुना है कि यहाँ के लोग जागरूक बहुत होते हैं, पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव होते हैं। आखिरकार आप अपने नेता ऐसे कैसे चुनते हैं जो आप ही की बात? मेरे 2 मुद्दे हैं, पलायन और विकास। यहाँ से पलायन का कारण क्या है? पलायन सबसे पहले शिक्षा का अभाव। इंटर कॉलेज में टीचर नहीं है, डिग्री कॉलेज में टीचर नहीं है, प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं है, और जहाँ हैं
वहाँ समझ लो 2 बच्चों पे कहीं 4 टीचर, जो अभी राणाकोटी जी ने कहा। और पलायन क्यों करते हैं लोग? सबसे पहले जब तक शिक्षा चुस्त दुरुस्त न हो तब तक पलायन नहीं रुकेगा। और दूसरा, यहाँ पर जो है जैसे कि विधायक जी हैं यहाँ, तो यहाँ काम के नाम पर शून्य है। ITI 22 साल से दम तोड़ रही है। 3 जगह उसका जगहों का चयन किया गया, अभी तक वो ITI नहीं बनी। रोजगार के लिए भागना पड़ता है, ये बात आप हमने पॉलिटिशियन से उम्मीद करते हो। क्या चाहते हो पॉलिटिशियन से? पॉलिटिशियन से यही चाहते हैं कि मतलब पहाड़ का जो नागरिक है वो नीचे को पलायन ना हो। मेन बात यह है कि ना यहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, ना शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। रोजगार तो पूरे उत्तराखंड में कहना ही क्या है, एकदम शून्य है। लेकिन कभी आपके नेताओं ने ये प्रयास किया कि देवप्रयाग अलग से बने, क्योंकि यहीं से गंगा हाल ही में यहाँ देवप्रयाग को अर्धकुंभ ये घोषित करवाए इन लोगों ने, पर उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। 2002 में जब यहाँ से मंत्री प्रसाद नैथानी विधायक बने थे, हमारे सामने उन्होंने चिल्ला कर कहा था कि जब सबसे पहले जिला बनेगा तो देवप्रयाग बनेगा। ये इतनी जनता है यहाँ पर खड़ी, इनसे पूछिए, इस दूसरी बार समझ लो ये विधायक बना दोबारा, तीसरी बार इसको पूछिए कि इसने 2002 के बाद आवाज़ भी निकाली कि ये देवप्रयाग जिला बनना चाहिए। जब तक समझ लो यहाँ जिला न बना तब तक यहाँ का विकास असंभव है। तभी संभव हो सका था किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कहीं बन जाए। यहाँ से 96 किलोमीटर टिहरी है। जो लोग समझ लो किसी कार्य से टिहरी जाना होगा तो सवेरे 6 बजे उठेंगे, शाम को लौटता है कि नहीं लौट, 2 बजे बाद वहाँ से बस नहीं मिलती है। गंगा घाटों की बात आपने की, देखिए मैं खुद पेटिशनर हूँ इसमें। भागीरथी में जो बांध बनना था कोटी 1 में, नमामि गंगे वाले तो घाट को बना रहे हैं और तब तक बांध बनाने वाले उसको डुबो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देवप्रयाग का। हम लोग यहाँ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातचीत हम लोग इस यात्रा में करेंगे। लेकिन ये गंगा के किनारे की वो बातचीत है जो ये बताती है कि नेताओं को गंगा के किनारे खड़े होकर झूठ बोलने में भी कोई हर्ज नहीं लगता। देवप्रयाग के लोगों से बातचीत में ये बातें सामने आई कि चुनाव से पहले नेताओं ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए। हमने कुछ और युवाओं से बात की। सिर्फ वादे नहीं है, कुछ शिलान्यास भी हुए हैं। हम इस बोर्ड को पढ़ते हैं, परियोजना का नाम है देवप्रयाग में अवस्थापना विकास निधि से संपादित किए गए बहुत सारे, एक बहुउद्देश्य भवन है, वो बारात घर के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, पुस्तकालय है और विभिन्न मार्गों का। विभिन्न मार्ग कौन से हैं ये अभी मालूम नहीं है, शायद शिलान्यास के वक्त भी मालूम नहीं रहा होगा। और इसमें श्री नवप्रभात थे जो माननीय मंत्री शहरी विकास थे, नरेंद्र सिंह भंडारी जो शिक्षा मंत्री थे, और जो मेन जो सबसे सही है कि वो विधायक थे उस वक्त श्री मंत्री प्रसाद नैथानी। हाँ, अब हम यहाँ तमाम लोग ये यहीं बोर्ड के सामने ही हैं और यहीं रहते हैं। इन लोगों से पूछते हैं आपका क्या नाम है? प्रवीण जानिए। अच्छा प्रवीण जी, इसमें लिखा हुआ चीज़ें कहाँ हैं, उनकी क्या क्या हालत है? इन चीज़ों को तो हम भी खोज रहे हैं देवप्रयाग के अंदर की कहाँ लिखी है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये शिलान्यास है? ये शिलान्यास है। ये शिलान्यास है। अच्छा रावत जी, जैसे ये कहा गया पुस्तकालय है, उसमें कोई पुस्तक दिखी है क्या? ऐसा सर अभी तक कहीं दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ पे पुस्तकालय, कहाँ बारात घर का काम है, कुछ दिखता तो है नहीं। नहीं, ये असल में बनी हुई है, लेकिन जैसे पुस्तकालय है लेकिन अभी उसमें पुस्तकें नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ये काम हुआ है। अच्छा ये बताइए, आपकी मंत्री प्रसाद नैथानी जी तो वैसे भी बढ़िया, एक तो नाम उनका मंत्री है और दूसरा वो मंत्री बने, लेकिन वादों को लेके क्या रहा रावत जी? बहुत उनकी बहुत अच्छी शैली है सर, और लेकिन काम करने के लिए तब तो आप देख रहे हैं यही है। देवप्रयाग की आम जनता से बातचीत में कुछ अहम मुद्दे सामने आए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, गंगा सफाई और सड़क जैसे 5 बड़े मुद्दे सामने आए। सबसे पहले हमने देवप्रयाग में इलाज के इंतजाम की पड़ताल की। देवप्रयाग की 25,000 की आबादी के लिए 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन वहाँ एक तो इंतजाम नहीं है और ऊपर से मरीजों का यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है। किसी भी क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी चाहत होती है कि उसके इलाके में एक ठीक ठाक सा हॉस्पिटल हो, जो सरकारी हॉस्पिटल हो, जहां जाने पर दवाइयां मिल सकती हों। लिहाजा देवप्रयाग में भी एक हॉस्पिटल बनाया गया। यहां देवप्रयाग का वो मेन बाजार लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 4-5 किलोमीटर की दूरी पहाड़ में बहुत मायने रखती है। सपाट पर शायद आपको वो बहुत कम लगे, लेकिन पहाड़ों में 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करना काफ़ी बड़ा काम होता है, और ख़ासतौर से जब आप एक मरीज़ को दिखाने ले जा
जा रहे हो। ज़्यादातर गांव में जाने के लिए आपको कोई सरकारी वाहन नहीं मिलता, कोई किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं होती। लोग प्राइवेट बस जो टैक्सीज होती हैं छोटी छोटी, उन पर बैठकर जाते हैं। और यदि मरीज यहाँ तमाम बाधाओं के बावजूद पहुंच जाता है तो उसको कितनी सुविधा मिल पाती है। यहाँ जो पेशेंट है जनरली तमाम जगह अगर आप हॉस्पिटल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुबह से फ्लक्स शुरू हो जाता है पेशेंट का, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, क्या चक्कर? कारण ये है कि एक तो अस्पताल की दूरी जनता से काफ़ी दूर बनाया गया है, दूसरा ये कि हमारा एक सरकारी अस्पताल नीचे मार्केट में भी है, तो मोस्टली सारे पेशेंट वहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा लगती है, तो पेशेंट को आने में थोड़ी परेशानी होती है और थोड़ा सा उनको पैसे की खर्च भी थोड़ा उसमें आता है, क्योंकि आप भी आए होंगे तो आप भी 100 रुपीज़ खर्च करके ऊपर आएंगे। तो गरीब आदमी के लिए, जनता के लिए अगर ये अस्पताल को नीचे बनाया जाता है तो ज़्यादा सुविधा होती है, जो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जनरली यहाँ भी अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ भी स्टाफ प्रॉपर नहीं, जितना 11 या 12 जो सेंक्शन है उस तरह का स्टाफ यहाँ पूरा नहीं जितना सेंक्शन किया गया है। देखिए, तो शासन की स्तर की बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं पर कमी है। आपको पता ही होगा उत्तराखंड में पूरी जगह पर डॉक्टर्स की कमी चल रही है, बाकी स्टाफ भी लिया जा रहा है लेकिन जनता उसका लाभ नहीं उठा पा रही है। जनता लाभ नहीं उठा। मैं नीचे था, लोगों से बात कर रहा था बाजार में, तो उनका कहना यह है कि जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे नहीं होता। क्या कारण है, मतलब वो अभी नहीं आ पाए हैं? इसकी जानकारी हमने कई बार शासन में ऊपर भेजी है, लेकिन शासन का हमेशा यही होता है कि जब भी ऊपर से भर्तियाँ होंगी तो सबसे पहले भेजा जाएगा। देवप्रयाग के लोगों ने शिकायत की थी कि कई गांवों में तो स्कूल कॉलेज नहीं है। 5 से 10 किलोमीटर तक पहाड़ पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर दूर कहीं स्कूल कॉलेज हैं भी तो उनमें टीचर नहीं है। लेबोरेटरी है लेकिन उसमें सामान नहीं है। हम ऐसे ही एक आदर्श स्कूल में हकीकत जानने पहुंचे। देवप्रयाग में शिक्षा की स्थिति कैसी है? सरकार की तरफ से एक नई योजना है जिसमें आदर्श स्कूल होंगे जिनको पूरी तरह इक्विप्ड साइंस लैब होंगी और स्टाफ पूरा होगा। हम इस वक्त यहाँ एक आदर्श विद्यालय में है जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देवप्रयाग में है। ये एक आदर्श विद्यालय है, लेकिन बच्चों के रिजल्ट्स में बदलाव किस तरह आए हैं, कितनी सुविधाएं हैं, किस तरह से जो टीचर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं उस पूरी स्थिति को, कि क्या ये बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए हैं? बच्चों के साथ जो बच्चों की संख्या, चूँकि अलग अलग जगह स्कूल खुले हैं तो कम हुई है, लेकिन क्या स्टाफ प्रॉपर है और क्या वो सुविधाएँ उस तरह के हैं? सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा। अच्छा, क्या आदर्श विद्यालय के कंसेप्ट में क्या आपका अभी ये इंटरमीडिएट कॉलेज खरा उतर रहा है? अभी तो नहीं खरा उतर रहा है सर, अभी तो स्टाफ की कमी है। हमें जैसे अभी इस समय हमारे यहाँ इंग्लिश लेक्चरर नहीं है, परमानेंट स्टाफ 5 लेक्चरर हमारे यहाँ नहीं है। फिजिक्स के लेक्चरर नहीं हैं और इंग्लिश के लेक्चरर नहीं हैं और ड्राइंग पेंटिंग में नहीं है और हिंदी और बायोलॉजी में नहीं है। ये है ही नहीं, ये नहीं है, लेकिन उनकी जगह व्यवस्था की गई है। जो लैब जिस तरह से, जिस लेवल पे आदर्श विद्यालय को जिस तरह का कहा गया होंगी, उस तरह का आपको लगता है वेल इक्विप्ड हो पाई है? अभी नहीं, अभी तो नहीं हो पाई हैं सर, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उन्हें वेल इक्विप्ड किया जाए। पहाड़ों की गोद में बसे गांव दिन ब दिन वीरान पड़ते जा रहे हैं। घरों में ताले लटके हुए हैं। महज रोजी रोटी के लिए लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है। हम पहुंचे देवप्रयाग के पास भटकोट गांव, जहां की 50% आबादी पलायन कर चुकी है। कहते हैं पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी बस पहाड़ों के काम नहीं आती। पानी बहकर नीचे चला जाता है और जवानी भी नीचे मजदूरी या नौकरी करने के लिए चली जाती है। ये बात आपको पानी के तौर पर दिखती है, लेकिन ये जवानी कहाँ जाती है और कहाँ से निकल कर जाती है, ये देखने के लिए आपको सिर्फ शहरों से थोड़ा सा पहाड़ों में गांव की तरफ जाना होगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरे गांव हैं, आपके गांव या आसपास के गांव में कहते हैं कि पलायन होता है काफ़ी है जी, काफ़ी पलायन होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जहाँ हम ये भटकोट के इस घर में हैं, इस घर का क्या है? ये लोग सब ये दिल्ली में रहते हैं लोग, सब लोग हाँ दिल्ली में चले गए। यहाँ हम ऐसे ही एक बुजुर्ग के पास हैं जो 4 बेटों के बाप हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनकी बहू सब यहाँ से बाहर रहते हैं, वो अकेले यहाँ रहते हैं। आपका क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 6 में 2 लड़के हैं, 4 लड़का है। अच्छा, लड़के कहाँ हैं? लड़के दिल्ली में रहते हैं। पहाड़ की इन परेशानियों को नेता खूब समझते हैं। वायदे करके वोट भी ले जाते हैं, लेकिन सरोकार का सियासत से नेताओं को मतलब नहीं है।
पहाड़ों में गांव अक्सर गुम हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना, वहां तक जाना आपको परेशान कर सकता है। वो सड़कें, वो साधन गांव के पास तक पहुंचने के भी नहीं हैं। और ख़ास तौर से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर आदमी सिर्फ प्राइवेट वाहनों से गांव तक पहुंचता है, सरकारी साधन यहाँ है ही नहीं। वो है नेता जो कौन से है, वो नेतानी तुम्हारे बरपर पट्टी है, जहाँ से बरपर पट्टी से बरपर पट्टी बना दूंगा हम, फिर कभी शकल भी नहीं बताते, ऐसे नेता है। अच्छा, आप एक बार वोट मांगने के बाद फिर नेता कभी आता है? नहीं, कभी भी नहीं। उसकी शक्ल भी नहीं देख? नहीं दिखती। नहीं। तो आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि नेता मिलने ही नहीं आते? नहीं। हम यहाँ इस वक्त भटकोट में हैं, जहाँ की काफ़ी आबादी, जबकि ये गांव एक बेहतर, जहाँ सिंचाई थी, बेहतर पानी भी था, उसका है। लेकिन आज उस गांव के हालात क्या हैं, इसके लिए बात करने के लिए हम यहीं इन्हीं के गांव के खेतों में बैठी दो महिलाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? माला देवी। माला देवी। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फसल जो आपकी हुई है, क्या आपको इसका पूरा पैसा मिल जाता है? नहीं मिलती है। नहीं मिलता? वो खराब हो जाता है। खराब हो रहा है हर बार? हर बार 3 साल से। 3 साल से खराब हो रहा है। और कभी फसल का बीमा हुआ है कि नहीं? कोई सरकार की तरफ से बीमा होता है? नहीं होता है। क्या करना चाहिए आपके लिए, किसानों के लिए? हमारे लिए पहले ये इस गांव से लंगूर भगाना चाहिए। लंगूर जो है वही फसल खराब करता है। हाँ, सारा खा जाता है वो। ये आपको सिर्फ ये 2 महिलाएं से यहाँ बैठी हैं, जो इस छोटे से खेत में पूरे साल की मेहनत पैदा करना का क्या मतलब होता है जब आप इस खेत में होंगे और जिसको जंगली जानवर खा जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, देवप्रयाग।